हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रभूषण। आप देख रहे हैं चंद्रा अमेजन। दोस्तों, आपने अखंड भारत शब्द के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे अखंड भारत शब्द कभी कभी न्यूज चैनलों पर देखा जाता है और हमारे पॉलिटिशियन इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को ट्रोल करने के लिए। अखंड भारत बहुत से लोग बोलते तो हैं और सुने भी होंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास रहती है। भारत शब्द होता क्या है और भारत को अखंड भारत क्यों बोला जाता है, आज हम इसी पर बात करेंगे कि अखंड भारत क्या होता है। बात अखंड भारत पर शुरू हुई सियासत की। बीजेपी महासचिव राम माधव के एक बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। राम माधव ने एक टीवी इंटरव्यू में अखंड भारत की बात कही। राष्ट्र की थ्योरी लाए थे, उसके आज 75 साल बाद भारत को अखंड करना है। किस आधार पर अखंड होगा? अभी राहुल का कहना है कि वो अखंड भारत का सपना लेकर पाकिस्तान गए थे। Run into a controversy. Akhand Bharat dream. This was a tweet, an old tweet of his, which has now come into a controversy. दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी बड़े आदमी के साथ आपकी दुश्मनी हो और उसको आप नेशनल लेवल पे ट्रोल करना चाहते हो, तो केवल इतना ही बोल दें कि यह फला आदमी अखंड भारत बनाने की बात कर रहा था। अब आप बोलेंगे कि अखंड भारत क्या इतना बड़ा इश्यू है, तो मेरा जवाब होगा हाँ और हाँ। दोस्तों, अखंड भारत को जानने के लिए हमें एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे प्रतापी राजा यानी सबसे पावरफुल राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानना होगा और यह जानना होगा कि उस समय भारत का क्षेत्रफल कहां तक फैला हुआ था। आइए हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और इनके शासनकाल को क्यों अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा आज से लगभग 2500 साल पहले यानी कि 320 ईसा पूर्व के आसपास की, जब भारत में 16 महाजनपद राज कर रहे थे। उसमें सबसे ताकतवर था मगध साम्राज्य। दोस्तों, ज्यादा डीप में न बात करते हुए हम शॉर्ट में बात करते हैं। लगभग 325 ईसा पूर्व के समय मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन चल रहा था और इसके अंतिम राजा घनानंद राज कर रहे थे। तो तभी एक वाक्य सामने आता है। नंद वंश के पुरोहित कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी माने जाते हैं, कौटिल्य को दो और नामों से पुकारा जाता है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। घनानंद उनसे मिलना तो दूर, उनकी बेइज्जती करके राज दरबार से बाहर निकाल देता। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक मगध के नंद वंश का नाश कर सिंहासन पर एक योग्य राजा को नहीं बैठा देता, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जब ये प्रतिज्ञा ली तो नंद वंश के सम्राट धनानंद ने पढ़ाया, पर वो नहीं जानता था कि चाणक्य वो थे जिनकी बुद्धि, ज्ञान और नीति असंभव को भी संभव कर सकती है। कैसे चाणक्य ने 14 साल के साधारण बालक चंद्रगुप्त को मगध का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्राट बनाया और भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा। जानने के लिए सुनिए आचार्य चाणक्य की महान। तो यही वो घटना थी जो अखंड भारत की नींव रखती है और आगे जाके अखंड भारत बनता है। यही घनानंद के दरबार में ही कौटिल्य घनानंद को बर्बाद करने की शपथ लेते हैं और उसके राज दरबार से अपमानित होकर चले जाते हैं। एक साधारण से शिकारी के बच्चे को उठाकर चाणक्य ने खुद प्रशिक्षण दिया और उस बच्चे को इतना ताकतवर बनाया कि घनानंद का मुकाबला कर सके। आपको बता दूं कि घनानंद की उस समय सेना इतनी बड़ी थी और घनानंद इतना ताकतवर था कि घनानंद से दुश्मनी मोल लेने का मतलब सोच समझकर और जानबूझकर आत्महत्या करना। आप इसे कहावत के तौर पर बोल सकते हैं कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। लेकिन 321 ईसा पूर्व में घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है और भारत की सबसे शक्तिशाली सेना मगध साम्राज्य की सेना को चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। इसके बाद मगध साम्राज्य के सम्राट बनते हैं, इसमें कि प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलकर यही चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सलाह पर संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे फेमस युद्ध 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के विरुद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर महान के सेनापति थे। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वीरता का परिचय देते हुए जीत हासिल की, जिससे झेलम नदी से लेकर अफगानिस्तान तक का क्षेत्र मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो जाता है और भारत का क्षेत्र अफगानिस्तान तक फैल जाता है। और भारत की सीमाएं उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक तथा पूर्व में म्यांमार से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक विस्तृत हो जाती हैं। यही समय था जब भारत के किसी साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल हुआ करता था। आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी देश भारत की बाउंड्री टच करते हैं वो सब उसमें शामिल थे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, भूटान और नेपाल शामिल थे।
दोस्तों इन सभी देशों को यदि एक साथ भारत में जोड़ दिया जाए तब भारत एक अखंड भारत बोला जाएगा। इस मैप को आप देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अखंड भारत के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन यह संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी देश एक संप्रभु राष्ट्र बन सकते हैं, क्योंकि इनके भूभाग को भारत में मिलाने का मतलब है एक अगला वर्ल्ड वार झेलना, जिसमें बहुत बड़े स्केल पर धन जन की हानि होती है और जो ह्यूमैनिटी और मोरलिटी बेस्ड नहीं है। हाँ, दूसरे तरीके से ये संभव है कि अखंड भारत बनाया जा सकता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि अब आपको अखंड भारत शब्द का मतलब समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।